हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे चर्चा करने वाली हूँ पर्सनालिटी कोर्स 1 यूनिट 5 का टॉपिक। इस वीडियो में मैं व्यक्तित्व के सभी पहलुओं पर चर्चा करने वाली हूँ। आप लोग इस वीडियो में व्यक्तित्व की परिभाषा, व्यक्तित्व की प्रकृति व विशेषताएं, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों एवं व्यक्तित्व के प्रकारों पर अपनी अवधारणा स्पष्ट कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम लोग देखेंगे परिचय, व्यक्तित्व का परिचय। व्यक्तित्व एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। सामान्यतः व्यक्तित्व से अभिप्राय व्यक्ति के शरीर की बाहरी दिखावट अर्थात किसी व्यक्ति के रंग, रूप, कद, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, पतलापन एवं उनका बातचीत व व्यवहार आदि से लगाया जाता है, परंतु यह अर्थ संकीर्ण एवं अपूर्ण है। इस वाक्य में हम लोग देख रहे हैं कि कहा गया है कि व्यक्तित्व से अभिप्राय व्यक्ति के शरीर की बाहरी दिखावट से लगाया जाता है, जिनके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। किसी भी व्यक्ति के रंग, रूप, कद काठी, लंबाई चौड़ाई, मोटाई, पतलापन, उनका बातचीत एवं व्यवहार आदि से लगाया जाता है। लेकिन यह भी कहा गया है कि यह अर्थ संकीर्ण एवं अपूर्ण है। यह अर्थ जो है वो पूर्ण नहीं है। व्यक्तित्व के संबंध में अनेक धारणाएँ हैं। कुछ लोग व्यक्ति व व्यक्तित्व को पर्यायवाची मानते हैं और एक का प्रयोग दूसरे के लिए करते हैं, किंतु यह सही नहीं है। हम लोग अक्सर सुनते हैं या देखते हैं कि व्यक्ति और व्यक्तित्व को हम लोग एक ही अर्थ में प्रयोग करते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। व्यक्तित्व की धारणा को लेकर विद्वान व मनोवैज्ञानिकों में भी मत विभिन्नता है। जो मनोवैज्ञानिक है या जो विद्वान है वे भी एक मत नहीं रखते कि व्यक्तित्व की धारणा क्या है। सबकी अलग अलग अपनी अपनी राय है। यही कारण है कि व्यक्तित्व को आज तक किसी निश्चित अर्थ में नहीं बांधा जा सका है। इसका कोई खास अर्थ जिसको सर्वमान्य हो, ऐसा अर्थ अभी तक नहीं निकाला या नहीं ढूंढा जा सका है और ना ही निश्चित सीमा में बांधा जा चुका है। लेकिन यह स्वीकार किया गया है कि व्यक्तित्व विचित्र है, जटिल है व निश्चित व्याख्या से परे है। अभी नए नए जितने भी व्याख्या की जा रही है सब कुछ में शामिल किया गया है कि व्यक्तित्व जो है वो विचित्र है। इसके अंतर्गत कई चीज़ें शामिल किया जाता है। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब यूनिक है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है और इससे किसी निश्चित व्याख्या से में नहीं बांधा जा सका है, अर्थात यह व्याख्या से परे है। इसमें नए नए खोज हो रहे हैं, नई नई चीज़ों को व्यक्तित्व के अंतर्गत शामिल किया जा रहा है और व्यक्तित्व का पूर्ण अर्थ या पूर्ण अवधारणा या धारणा विकसित करने का प्रयास अभी भी हो रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि व्यक्तित्व का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी। व्यक्तित्व अंग्रेजी के पर्सनालिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी के इस शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है नकाब, मास्क या मुखौटा। यूनानी लोग नकाब या मुखौटा पहनकर मंच पर अभिनय करते थे ताकि दर्शकगण यह ना जान सके कि अभिनय करने वाला कौन है। अभिनय करने वाले जिस प्रकार के पात्र का अभिनय करते थे वे उसी प्रकार के पात्र का मुखौटा पहन लेते थे। इस वाक्य में यह बताया गया है कि हम सब जानते भी हैं कि व्यक्तित्व का अंग्रेजी शब्द जो है वह पर्सनालिटी है और यह किस भाषा से ली गई है? यूनानी भाषा से ली गई है और जिसका क्या अर्थ होता है? नकाब या मुखौटा या मास्क, है ना। तो यूनानी लोग जो है वो जब मंच पर नकाब या मुखौटा पहनकर अभिनय करते थे तो दर्शकगण किसी व्यक्ति विशेष को देखकर यह नहीं समझ पाते थे कि अभिनय करने वाला व्यक्ति कौन है, अर्थात कि वे लोग जिस प्रकार के पात्र का अभिनय करते थे वे उसी प्रकार का मुखौटा पहन लेते थे। अगर कोई व्यक्ति जो है राजा का किरदार निभा रहा है या राजा का पात्र का किरदार निभा रहा है तो वो उसी तरह का परिधान या उसी तरह का वेशभूषा पहनेगा। अगर कोई दरबारी का भूमिका निभा रहा है तो वो उसी गेटअप में रहेगा और उसी तरह का मास्क या मुखौटा पहनेगा। अगर कोई रानी की भूमिका निभा रही हो तो वो उसी प्रकार का पहनावा, ओढ़ावा, चाल ढाल, बात व्यवहार सब कुछ रानी की तरह होगा। तो इस प्रकार व्युत्पत्ति परक अर्थ के अनुसार व्यक्तित्व का अर्थ बाह्य वेशभूषा है जिसे धारण कर एक अभिनेता अपने विशिष्ट व्यवहार को व्यक्त करता है। वास्तव में देखा जाए तो व्यक्तित्व एक व्यक्ति के समस्त मानसिक एवं शारीरिक गुणों एवं विशेषताओं का गत्यात्मक संगठन है। इट इज ए डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए पर्सन विच इंक्लूड्स मेंटल एंड फिजिकल क्वालिटीज़ और फीचर्स। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो समाज और वातावरण के साथ
उस व्यक्ति का समायोजन निर्धारित करता है ना, कि व्यक्ति में ऐसी कौन सी मानसिक और शारीरिक गुण या विशेषताएं हैं जो व्यक्ति का समाज और वातावरण के साथ समायोजन निर्धारित करता है, वो एडजस्ट कैसे करता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति जितना अपने आप को समायोजित करता है वह उतना ही अधिक गुणों वाला या विशेषताओं वाला है, और जो व्यक्ति अपने आप को समाज में स्थापित नहीं कर पाता है, एडजस्ट नहीं कर पाता है, समायोजन नहीं कर पाता है, वह कम गुणों वाला विशेषताओं वाला व्यक्ति है ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे आगे, व्यक्ति के व्यक्तित्व में मुख्यतः निम्न तथ्य सम्मिलित होते हैं। इसमें 4 तथ्यों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें पहला है व्यक्ति का कृत्रिम व्यवहार, आर्टिफिशियल बिहेवियर ऑफ पर्सन। बहुत बार ऐसा होता है कि समाज में अगर बहुत कुछ प्रोग्राम हो रहा है या भीड़ भाड़ वाला जगह है जिसमें बहुत मास में लोग जमा हुए हैं, वहाँ पर हम क्या करते हैं, अपना व्यवहार जो है वो आर्टिफिशियल बना लेते हैं। हमारे एक्चुअल व्यवहार जो होता है या एक्चुअल बिहेवियर जो होता है वो कुछ और होता है, वास्तविक व्यवहार जो है वो कुछ और होता है, पर वहाँ पर हम अपना व्यवहार में कृत्रिमता ला लेते हैं, हम दिखाते कुछ और है ना। तो इसमें व्यक्ति का कृत्रिम व्यवहार को शामिल किया जाता है। दूसरा है व्यक्ति का नियंत्रित व्यवहार, कंट्रोल बिहेवियर ऑफ द पर्सन। बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने आप को संयमित रखता है, नियंत्रित रखता है, वो अपना वास्तविक व्यवहार लोगों के सामने प्रदर्शित नहीं करता है। सपोज़ अगर हम किसी पार्टी में गए हों, है ना, किसी बच्चे को हम लोग देख सकते हैं कि उनको आइसक्रीम बहुत पसंद है, उसको स्वीट्स बहुत पसंद है, उसको बैलून्स बहुत पसंद है, वो वहाँ जाना भी चाहता है, लेकिन हम बच्चे को क्या करते हैं, बार बार हिदायत देते हैं, बार बार उनको आँख दिखाते हैं, उसको मना करते हैं कि नहीं वहाँ मत जाओ, अभी मत जाओ, अभी शुरू नहीं करो, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, है ना। तो हम उसको अपने नियंत्रण में रखते हैं। तो इसी प्रकार बहुत बार व्यक्ति, वो तो हुआ बच्चों की बात, जब बड़े हो जाते हैं व्यक्ति तो खुद अपने आप को वे नियंत्रित कर लेते हैं, संयमित कर लेते हैं। तो व्यक्ति का नियंत्रित व्यवहार जो है इसको भी हम लोग व्यक्तित्व के अंतर्गत शामिल करते हैं। तीसरा है वह है व्यक्ति का परिस्थितिजन्य व्यवहार, सिचुएशन वाइज बिहेवियर ऑफ ए पर्सन। बहुत बार व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार अपना व्यवहार बदल लेता है ना। सपोज़ एक उदाहरण से हम इसको समझेंगे कि एक व्यक्ति जो है वो समाज में काफ़ी असामाजिक है। इट मीन्स वो समाज के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल के नहीं रहता है, समाज में वो बहुत रिजर्व रहता है, अपने काम से काम मतलब रखता है, समाज में उसे कम बात करने वाला या घमंडी या इस तरह का कुछ टैग देते हैं कि व्यक्ति वैसा है, किसी से बात नहीं करता है, किसी के साथ हंसता बोलता नहीं है, सोशल नहीं है, तरह तरह की बातें, है ना। लेकिन हम देखेंगे कि एक बस जो है वह कहीं पर एक्सीडेंट की हुई है, दुर्घटना की हुई है, और व्यक्ति जो है किसी ज़रूरी काम से वो बाहर जा रहा है, लेकिन जब वो देखता है कि वहाँ पर स्थिति ठीक नहीं है, एक्सीडेंट जो है उसमें बहुत सारे लोग जो है वो घायल अवस्था में है, तड़प रहे हैं, चीख चिल्ला रहे हैं, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, अपना सारा काम छोड़कर वहाँ पर लोगों की सेवा में, शुश्रूषा में लग जाएगा। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि उसका वो व्यवहार भी इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि फिर लोगों की राय बदल जाएगी, वे बोलेंगे कि नहीं वो फलना व्यक्ति तो ऐसा था, बट वास्तव में वो ऐसा नहीं है जैसा हम लोग सोचते हैं। वो काफ़ी मददगार है, वो काफ़ी अच्छी स्वभाव का है, वो काफ़ी नम्र है, दीन है, इस तरह से हम लोग कहते हैं, है ना, वो काफ़ी मददगार है, ऐसा। तो व्यक्ति का परिस्थितिजन्य व्यवहार जो होता है वह भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। या दूसरी तरह से हम लोग देख सकते हैं कि हम किसी व्यक्ति को देखेंगे कि वह बहुत सामाजिक है, वो बहुत हंसता बोलता है, बहुत अच्छे स्वभाव वाला है, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी आ पाती है कि वो दूसरे तरीके से व्यवहार करने लगता है, और जब आपको उसकी ज़रूरत होगी या उससे मदद की आवश्यकता होगी तो वह आपसे कन्नी काट लेगा, है ना। तो इस प्रकार व्यक्ति का परिस्थितिजन्य व्यवहार को भी हम इसमें शामिल करते हैं। नेक्स्ट है व्यक्ति का प्रदर्शित व्यवहार, डिस्प्लेड बिहेवियर ऑफ पर्सन। हम रोज़ किसी व्यक्ति को देखेंगे तो हम उसके व्यवहार के प्रति हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि फलना व्यक्ति ऐसा है या वैसा है। हमेशा तो व्यक्ति कृत्रिम व्यवहार नहीं करेगा, हमेशा तो व्यक्ति नियंत्रित व्यवहार नहीं करेगा, हमेशा तो व्यक्ति परिस्थितिजन्य व्यवहार नहीं करेगा। उनका रियल नेचर जो है या जो दिखता है हमें रोज़ दिन प्रतिदिन के व्यवहार में, तो उनके व्यवहारों को भी हम व्यक्तित्व के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो इसके अनुसार हम क्या निचोड़ पाते हैं
वास्तव में देखा जाए तो विभिन्न दशाओं में व्यक्ति के व्यक्तित्व में विभिन्नताएं आती रहती है। क्या होता है? व्यक्ति के व्यक्तित्व में विभिन्नताएं आती रहती है और इन सभी तथ्यों एवं विभिन्नताओं को समाहित करके ही एक व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व निर्मित होता है। इसमें साफ कहा गया है कि उपचारों व्यवहार जो है उनके अनुसार व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार जो है वो निर्मित होता है। ना सिर्फ उसके कृत्रिम व्यवहार को हम व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं, ना उनके नियंत्रित व्यवहार को शामिल कर सकते हैं, ना उनके परिस्थितिजन्य व्यवहार को शामिल कर सकते हैं और ना सिर्फ व्यक्ति का प्रदर्शित व्यवहार को शामिल कर सकते हैं। हम व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व को देखने के लिए व्यक्ति का कृत्रिम व्यवहार, व्यक्ति का नियंत्रित व्यवहार, व्यक्ति का परिस्थितिजन्य व्यवहार व व्यक्ति का प्रदर्शित व्यवहार, इन सभी व्यवहारों को हम समाहित करके ही एक व्यक्ति का व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे व्यक्तित्व की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, व्यक्तित्व में एक मनुष्य के न केवल शारीरिक और मानसिक गुणों का वरन उसके सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक, सांस्कृतिक व आध्यात्मिक गुणों का समावेश है। इस वाक्य में साफ कहा गया है कि व्यक्तित्व के अंतर्गत न सिर्फ व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक, मतलब उसका सिर्फ फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज़ का ही को ही हम शामिल नहीं करते हैं। इसके अंतर्गत सामाजिक गुण, नैतिक गुण, चारित्रिक गुण, सांस्कृतिक गुण व आध्यात्मिक गुणों का भी समावेश हम करते हैं। मनोवैज्ञानिकों का भी कहना है कि व्यक्तित्व मानव के गुणों, लक्षणों, क्षमताओं व विशेषताओं आदि की संगठित इकाई है। वास्तव में व्यक्तित्व शब्द बाह्य रंग रूप, आकृति, व्यवहार से अधिक गूढ़ अर्थ संजोए हुए हैं, है ना। जितना हम लोग सोचते हैं कि व्यक्तित्व के अंतर्गत क्या है, रंग रूप, वो कैसा दिखता है, कैसा व्यवहार करता है, इसी को हम व्यक्तित्व कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये उससे अधिक अर्थ संजोए हुए हैं जिसे किसी शब्दों में नहीं बांधा जा सकता है। हाँ, कि बस वो दिखने में अच्छा है तो उसका पर्सनालिटी अच्छा है, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। उसका रंग रूप अच्छा है तो उसका हम पर्सनालिटी अच्छा है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे। फिर भी बहुत से विद्वानों ने व मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीकों से व्यक्तित्व को परिभाषित करने का प्रयास किए हैं। हम यहाँ कुछ प्रमुख विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं को देख सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रमुख विद्वान जो है वो उसमें प्रमुख है मन के अनुसार। मन क्या कहते हैं हम लोग देखेंगे कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं, योग्यताओं तथा अभिरुचियों का सबसे विशिष्ट संगठन है। व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार के तरीकों, मतलब व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है, किन किन तरीकों से करता है, उनकी क्या क्या रुचियां हैं, उनका दृष्टिकोण कैसा है, मतलब उनका इंटरेस्ट क्या है, वो किसी भी चीज़ को किस नज़रिए से देखता है, उसकी क्षमताएं क्या क्या है, उनका कैपेबिलिटीज़ क्या क्या है, योग्यताओं को अर्थात उनके क्वालिटीज़ को या क्वालिफिकेशन को तथा अभिरुचियों को, एप्टीट्यूड्स को, उसको किस क्षेत्र में उनका झुकाव है या उनका रुझान है का सबसे विशिष्ट संगठन है ना। व्यक्तित्व के अंतर्गत इन सारी चीज़ों को हम शामिल करते हैं। क्या क्या चीज़ों को शामिल करते हैं? किसी भी व्यक्ति के व्यवहार के तरीकों, मतलब दूसरे के साथ वो कैसा व्यवहार करता है ना, अच्छा व्यवहार करता है, बुरा व्यवहार करता है, या हंस के किसी से मिलता है, या काफ़ी रूखा सा व्यवहार करता है ना। रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं, योग्यताओं या अभिरुचियों, है ना, कि उनका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उनका व्यूज़ क्या है, उनका कैपेबिलिटीज़ क्या है, उनका क्वालिटीज़ क्या है, उनके क्वालिफिकेशंस क्या है तथा एप्टीट्यूड क्या है। इनका एक विशिष्ट संगठन है, स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है व्यक्तित्व। समझ गए? इंग्लिश में कहा गया है, पर्सनालिटी मे बी डिफाइंड एज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक इंटीग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल्स स्ट्रक्चर्स, मोड्स ऑफ बिहेवियर्स, इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स, कैपेसिटीज़, एबिलिटीज़ एंड एप्टीट्यूड्स अकॉर्डिंग टू मन। ठीक है, अब हम लोग दूसरी परिभाषा देखेंगे, वह है ड्रेवर के अनुसार। ठीक है, ड्रेवर ये भी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं और उन्होंने परिभाषा दी है व्यक्तित्व का। वे कहते हैं, व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक गुणों के सुसंगठित और गत्यात्मक संगठन के लिए किया जाता है,
जिससे वह अन्य व्यक्तियों के साथ अपने सामाजिक जीवन के आदान प्रदान में व्यक्त करता है ना। क्या कहते हैं ड्रेवर कहते हैं कि व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक, नैतिक और सामाजिक गुणों के सुसंगठित और गत्यात्मक संगठन के लिए किया जाता है ना। व्यक्तित्व शब्द के अंतर्गत शारीरिक संगठन को भी हम शामिल करते हैं सबसे पहले, है ना, कि वो कैसा दिखता है, वो रंग में कैसा है, रूप में कैसा है, उनकी आकृति कैसी है ना। शारीरिक फीचर्स को हम शामिल करते हैं। दूसरा जो है वो मानसिक फीचर्स को, वो कैसा है, पढ़ने में काफ़ी तेज है, वो सुनने वाला है, समझने वाला है ना। मानसिक गुण को इसमें शामिल करते हैं। नैतिक, है ना, मोरल ऑर्गेनाइजेशन को भी हम लोग शामिल करते हैं कि नैतिक है, अनैतिक है ना। दूसरी चीज़ जो है वो सामाजिक गुण, समाज के लोगों के साथ में उनका व्यवहार कैसे है, वो सामाजिक है कि असामाजिक है, ये सारी चीज़ों को हम शामिल करते हैं। और उनके सुसंगठित और गत्यात्मक संगठन के लिए किया जाता है, मतलब कि उसको डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए किया जाता है, मतलब कि वो टाइम टू टाइम बदलती भी रहता है, उसमें परिवर्तन आते रहता है, उसमें सुधार आते रहता है। तो पर्सनालिटी में को गत्यात्मक संगठन के रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया है, जिससे वह अन्य व्यक्तियों के साथ अपने सामाजिक जीवन के आदान प्रदान में व्यक्त करता है। अगर हर व्यक्ति सामाजिक है, हम लोग सोशल साइंस में सबसे पहले पढ़ते हैं मैन इन ए सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक व्यक्ति है ना। अर्थात व्यक्ति अकेले नहीं रहता है, वह समाज में रहता है और समाज के साथ ही वो अपना सामाजिक जीवन व्यतीत करता है। तो समाज के लोगों के साथ में उनका व्यवहार कैसा है ना, मतलब अच्छा है, बुरा है। अगर मान लो लोगों के साथ में अच्छा से व्यवहार करता है, अच्छी तरह से हंसता बोलता है, दूसरों के सुख दुख में भाग लेता है, उसको हम सामाजिक व्यक्ति बोलते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अगर सामाजिक नहीं है तो वो थोड़ा समाज से अलग थलग कटा रहेगा, उसको समाज से कोई मतलब नहीं रहेगा, अपने आप में ही वो संकुचित रहेगा या सीमित रहेगा, है ना। तो इसके अंतर्गत, व्यक्तित्व के अंतर्गत इन सभी चीज़ों को हम शामिल करते हैं, जिससे कि व्यक्ति अपने सामाजिक जीवन के आदान प्रदान में व्यक्त करता है ना। इंग्लिश में कहा गया है, अकॉर्डिंग टू ड्रेवर, पर्सनालिटी इज ए टर्म यूज्ड फॉर द इंटीग्रेटेड एंड डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फिजिकल, mental, moral and social qualities of the individuals as that manifest itself to others people in the give and take of social life। ठीक है। अब तीसरा विद्वान जो है वो अल्पोर्ट है, उनका परिभाषा हम लोग देखेंगे। वे कहते हैं व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो उनके पर्यावरण के साथ उनका अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है। क्या कहते हैं ये? व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोशारीरिक साइकोफिजिकल अवस्थाओं का गतिशील संगठन है। गतिशील मतलब कि वो डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है जो उनके पर्यावरण के साथ उनका अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है। कि पर्यावरण के साथ, पर्यावरण क्या है? हमारा समाज, हमारे आसपास का वातावरण है ना, उनके साथ में उनका कैसा एडजस्टमेंट है, अगर अच्छा है कि नहीं है। अगर अच्छा है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा है। अगर पर्यावरण के साथ उनका समायोजन अच्छा नहीं है तो उनको हम लोग बोलेंगे कि उनका व्यक्तित्व अच्छा नहीं है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू अल्पोर्ट, पर्सनालिटी इज द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दिस साइकोफिजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइन द यूनिक एडजस्टमेंट इन हिज इन्वायरमेंट। एक और महत्वपूर्ण परिभाषा हम देखेंगे विग एवं हंट के अनुसार। व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान और उनकी विशेषताओं के योग का उल्लेख करता है। ये सिंपल सी परिभाषा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग देखेंगे व्यक्तित्व क्या है। व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान और उनकी विशेषताओं का योग का उल्लेख करता है ना। व्यक्तित्व के अंतर्गत संपूर्ण व्यवहार, व्यक्ति समाज के साथ कैसा व्यवहार करता है, उनका व्यवहार अच्छा है, उनका व्यवहार खराब है ना। इन सारी व्यवहार प्रतिमानों को, उनके बिहेवियर पैटर्न को और उनके विशेषताओं के योग का उल्लेख करता है। अगर मान लो वो अच्छा व्यवहार करता है, काफ़ी सामाजिक है, लोगों के साथ उनका काफ़ी अच्छा उठना बैठना है, लोगों का मददगार है और साथ ही साथ उनमें बहुत सारे विशेषताएं हैं, वो बहुत सारी चीज़ों में उनको महारत हासिल है ना। तो हम कहेंगे कि वह व्यक्ति जो है अच्छे व्यक्तित्व वाला है। अगर व्यक्ति में विशेषताओं की कमी है या व्यक्ति में बहुत कम विशेषताएं हैं तो हम उनको कहेंगे बहुत मतलब अच्छा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति नहीं है ना। तो व्यक्ति का व्यवहार प्रतिमान और उनकी विशेषता के आधार पर यहाँ पर व्यक्तित्व को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। ठीक है।
According to Wig and Hunt, personality refers to the whole behavior pattern of an individual to the totality of its characteristics. ठीक है, ऊपर 4 परिभाषाएं जो है वो दी गई है, उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि ऊपर दिए गए परिभाषाओं के आधार पर स्पष्ट है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के विषय में एक समग्र धारणा है, एक होल कॉन्सेप्ट है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार ही व्यक्तित्व कहलाता है। सीधी सी अर्थ में हम समझ सकते हैं कि व्यक्तित्व का संपूर्ण व्यवहार ही व्यक्तित्व है। कैसा व्यक्ति का व्यवहार है, अच्छा है, खराब है, उसी अनुसार हम कह सकते हैं व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा है या खराब है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम शुरू करते हैं व्यक्तित्व की प्रकृति व विशेषता, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सनालिटी। व्यक्तित्व की प्रकृति व विशेषताओं को हम निम्नलिखित बिंदुओं में देख सकते हैं। पहला, व्यक्तित्व अपूर्व व विशिष्ट होती है। पर्सनालिटी इज यूनिक एंड यूनिवर्सल। संसार के हर व्यक्ति का व्यक्तित्व विशिष्ट एवं अपूर्व होता है। किसी भी दो व्यक्ति का व्यक्तित्व एक समान नहीं होता है, अर्थात दुनिया भर के सभी व्यक्तियों की व्यक्तित्व में विशिष्टता एवं अपूर्वता होती है। इसमें कहा जा रहा है कि संसार के जितने भी लोग हैं उन सब की व्यक्तित्व में कुछ ना कुछ विशिष्टता होती है और एक दूसरे से अलग होते हैं, मतलब यूनिकनेस होती है उसमें। ऐसा नहीं है कि संसार के दो व्यक्ति अगर एक समान दिखते हैं या ट्विन्स हैं तो उन दोनों में काफ़ी समानताएं हैं, उनमें काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, तो वे एक दूसरे से एकदम एक समान है, ऐसा नहीं हो। चाहे वो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से किसी न किसी रूप से वे दोनों अलग हो सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दुनिया भर के हर व्यक्ति के व्यक्तित्व में कुछ ना कुछ विशिष्टता होती है और कुछ ना कुछ अपूर्वता होती है। दूसरा है, व्यक्तित्व में गतिशीलता व लचीलापन होता है। पर्सनालिटी हैज मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व में गतिशीलता व लचीलापन होता है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व समय व परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हर व्यक्ति समय और परिस्थिति के अनुसार अलग अलग व्यवहार करता है, तो हम यह नहीं कह सकते कि कोई भी व्यक्ति एक समान व्यवहार करता है। वो समय और परिस्थिति के अनुसार उनका व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है और उसमें सुधार भी होता है। कल जो व्यक्ति काफ़ी शर्माता था, जो शाय फील करता था, आज वो काफ़ी खुलकर हंसमुख व्यक्ति बन रहा होगा, या जो व्यक्ति आज हंसमुख है वो कल बहुत शर्माता होगा या शर्माएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व में लचीलापन होता है, मतलब उसमें हमेशा बदलाव आते रहता है, उसमें सकारात्मक सुधार आते रहता है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व जड़ नहीं अपितु गतिशील व निरंतर परिवर्तित व परिमार्जित होने वाली प्रक्रिया है। उसमें हमेशा चेंजेस होते रहेगा और उसमें हमेशा सुधार भी होते रहेगा। तो इसको एक प्रक्रिया कहा गया है क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, व्यक्तित्व के निर्माण में वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का योग होता है। द क्रिएशन ऑफ पर्सनालिटी इन्वॉल्व्स बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का योग होता है। इसमें कहा जा रहा है कि व्यक्तित्व का निर्माण में वंशानुक्रम का भी अर्थात हेरिडिटी का भी और वातावरण का भी अर्थात इन्वायरमेंट का भी, दोनों का योग होता है। न सिर्फ वातावरण में हम व्यक्तित्व का निर्माण को हम स्वीकार कर सकते हैं और ना ही सिर्फ वातावरण के पक्ष को हम इसमें शामिल कर सकते हैं, अर्थात व्यक्तित्व में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के योग द्वारा व्यक्तित्व का निर्माण होता है। वंशानुक्रम व वातावरण में पारस्परिक निर्भरता है, ये एक दूसरे के पूरक, सहायक व सहयोगी भी होते हैं। अगर मान लो अच्छा व्यक्ति के वंशानुक्रम भी अच्छा होता है, हेरिडिटी भी अच्छा होता है, और वैसे बच्चों को अगर अच्छा वातावरण मिल जाएगा तो वो और अच्छा कर पाएंगे। इसी प्रकार वंशानुक्रम द्वारा बालक को जो मूल प्रवृत्तियां वंशानुक्रम से प्राप्त होती है उनका विकास वातावरण में ही होता है, अर्थात अच्छा वंशानुक्रम वाले बालक को अच्छा वातावरण मिल जाता है तो बालक अच्छा बन जाता है, अर्थात उनका व्यक्तित्व निर्माण पर वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का योग होता है। अगर वंशानुक्रम अच्छा है लेकिन गलत वातावरण मिलेगा तो बच्चा बिगड़ जाएगा या बच्चा खराब बन जाएगा। लेकिन अगर वंशानुक्रम खराब है और वातावरण उनको अच्छा मिला तो भी बच्चा के सुधरने का या बच्चे के अच्छे होने का चांसेस बढ़ जाता है। और अगर मान लो दोनों चीज़ें सही रहेंगी, वंशानुक्रम भी सही हो और वातावरण भी सही हो, तो बच्चा
सही होने के 100% चांसेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तित्व व्यक्ति की आंतरिक व बाह्य गुणों का मिश्रित रूप होता है। पर्सनालिटी इज ए मिक्स्ड फॉर्म ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्वालिटीज ऑफ ए पर्सन। इसका अर्थ है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व में आंतरिक व बाह्य दोनों गुणों को शामिल किया जाता है। न सिर्फ बाहरी गुणों को, न सिर्फ आंतरिक गुणों को, बल्कि आंतरिक और बाह्य दोनों गुणों को शामिल किया जाता है। आंतरिक गुणों जैसे निडरता, चिंता मुक्त, महत्वाकांक्षी, तर्कवान, चिंतनशील, समायोजित, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला, ईमानदार, कर्मयोगी, आस्तिक आदि गुणों को शामिल किया जाता है। वहीं बाह्य गुणों में मित्रवत व्यवहार, उत्साही, मददगार, साहसी, मिलनसार, दयावान आदि गुणों को शामिल किया जाता है। इस प्रकार इन दोनों गुणों के आधार पर ही किसी व्यक्ति विशेष की समाज में छवि बनती है व समाज में उनकी एक पहचान बनती है। अर्थात व्यक्तित्व व्यक्ति का संपूर्ण योग होता है। अर्थात आंतरिक और बाह्य दोनों गुणों को मिलाकर किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अगर मान लो कोई व्यक्ति आंतरिक रूप से बहुत शांत स्वभाव का है तो जाहिर सी बात है वो उसका जो आचरण, विचार, व्यवहार आदि में भी वो गुण झलकेगा, है ना। तो जो आंतरिक गुण होते हैं वही बाह्य गुण में भी ही हमें दिखाई पड़ता है या हमें उनकी झलक मिलती है। तो व्यक्तित्व का जो संपूर्ण रूप होता है वह आंतरिक और बाह्य दोनों गुणों से मिलकर बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तित्व सीखने तथा अनुभवों द्वारा प्रभावित होता है। पर्सनालिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लर्निंग एंड एक्सपीरियंसेस। यह सच है कि व्यक्ति जैसे जैसे सीखता जाता है और नए नए अनुभव प्राप्त करते जाता है उनके व्यक्तित्व में सुधार होता जाता है। व्यक्ति दूसरों को देखकर, पढ़ लिख कर या अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में भी बहुत कुछ सीखता है जिनके उनके अनुभव में वृद्धि होती जाती है और इस कारण उसके व्यक्तित्व में और अधिक निखार आते जाता है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि व्यक्तित्व सीखने तथा अनुभवों द्वारा भी प्रभावित होता है। अगर हम चाहेंगे अपने व्यक्तित्व में सुधार लाने के लिए या कुछ ऐसे अनुभव हमें मिल जाएंगे कि नहीं ऐसा करना है तो हम उसी के अकॉर्डिंगली अपना व्यवहार में परिवर्तन लाने का कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार हमारे व्यवहार में सीखने द्वारा या अनुभव द्वारा भी हमारा व्यवहार प्रभावित होता है या हमारा व्यवहार में सुधार आता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व में व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक व आध्यात्मिक सभी घटकों का समावेशन होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यक्तित्व विशिष्ट होती है, अपूर्व होती है, गतिशील होती है, वातावरण तथा वंशानुक्रम द्वारा प्रभावित होती है और सीखने द्वारा भी प्रभावित होती है। अब हम तीसरा पॉइंट जो है वो देखेंगे, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी। व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कई हैं जिनमें से निम्नलिखित प्रमुख हैं। पहला जो है उसमें वह है वंशानुक्रम का प्रभाव या इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी। अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अपने शोध और अध्ययन में यह सिद्ध कर दिया है कि व्यक्तित्व के विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव अनिवार्य रूप से पड़ता है। हेरिडिटी का प्रभाव जो है वह व्यक्तित्व पर अनिवार्य रूप से पड़ता है। अगर वंशानुक्रम अच्छा हो तो आपका व्यक्तित्व भी अच्छा होगा, अगर वंशानुक्रम खराब होगा तो आपका व्यक्तित्व भी खराब ही होगा। इस बात के प्रमाण के लिए फ्रांसिस गाल्टन ने प्रमाणित किया है कि वंशानुक्रम के कारण ही व्यक्तियों के शारीरिक व मानसिक लक्षणों में विभिन्नताएं दिखाई देती है। फ्रांसिस गाल्टन जो है ये जाने माने मनोवैज्ञानिक है और ये कहते हैं कि वंशानुक्रम के कारण ही व्यक्ति के जो शरीर होते हैं और जो मानसिक लक्षण होते हैं उनमें विभिन्नताएं दिखाई पड़ती है। नहीं तो सब अगर हेरिडिटी सबका एक होता तो सब व्यक्ति दिखने में एक समान होते, सबका रंग, रूप, वेशभूषा, साथ ही साथ उसका मानसिक लक्षण सब एक ही तरह के लोग होते, उनके सोचने या मानसिक क्षमता में भी कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता। स्किनर एवं हैरीमैन ने भी कहा है, मनुष्य का व्यक्तित्व स्वाभाविक विकास का परिणाम नहीं है। बालक को अपने माता पिता से कुछ निश्चित शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और
व्यावसायिक गुण एवं शक्तियाँ प्राप्त होती है। इसमें सीधा सीधा कहा गया है कि जो वंशानुक्रम होता है, हेरिडिटी होती है, उनके अनुसार माता पिता से हमें कुछ ना कुछ निश्चित शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और व्यावसायिक गुण या शक्तियाँ प्राप्त होती है और उसी के आधार पर हमारा व्यक्तित्व निर्धारित होता है। अगर माता पिता से हमें अच्छे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और व्यावसायिक गुण प्राप्त होंगे तो व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा होगा, बढ़िया होगा। अगर वहीं माता पिता से बालक को वंशानुक्रम अच्छा नहीं प्राप्त होंगे तो बच्चे पर भी उन गुणों का अभाव हमें दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो पहला जो है व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक में वंशानुक्रम का प्रभाव है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा देखते हैं, शारीरिक रचना का प्रभाव। इन्फ्लुएंस ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर। व्यक्ति के शारीरिक रचना के अंतर्गत उनका रंग, रूप, कद, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, पतलापन, नेत्रों और बालों का रंग, मुखाकृति आदि आते हैं। मतलब जितने भी उनके शारीरिक रंग, रूप, वेशभूषा है, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, मतलब शारीरिक संगठन है, उसके हम लोग शामिल करते हैं। दूसरी बात है, ये सभी शारीरिक अंग किसी न किसी रूप में व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। मैकडूगल ने भी स्वीकार किया है कि हमें शारीरिक रचना के प्रभावों को निश्चित रूप से स्वीकार करना पड़ेगा। मैकडूगल कहते हैं कि अगर मान लो आपकी शारीरिक रचना अच्छी है, आप अच्छे फिजिक वाले हैं, आप लंबे चौड़े हैं, देखने में आप काफ़ी सुंदर हैं, आपकी मुखाकृति सुंदर है, आपके बाल सुंदर हैं, आपके नेत्र सुंदर हैं, तो जाहिर सी बात है आपका पर्सनालिटी जो है वो अच्छा होगा। अर्थात जो व्यक्ति शारीरिक रूप से हृष्ट पुष्ट एवं तंदुरुस्त और सुंदर मुखाकृति वाले होंगे वे अधिक अच्छे व्यक्तित्व वाले माने जाते हैं। इसके विपरीत अगर मान लो व्यक्ति का रंग, रूप, कदकाठी, लंबाई, चौड़ाई अच्छा नहीं तो उनका व्यक्तित्व अच्छा नहीं माना जाता है ना। तो शारीरिक रचना का भी व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। तीसरा जो है हम लोग देखेंगे वह है मानसिक योग्यता का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ मेंटल एबिलिटी। ठीक है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक मानसिक योग्यता है। क्या है? मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी है। व्यक्ति में जितनी अधिक मानसिक योग्यता होती है उतना ही अधिक वह अपने व्यवहार या बिहेवियर को समाज के आदर्शों और प्रतिमानों के अनुकूल बनाने में सफल होता है। मतलब समाज द्वारा जो भी आदर्श, जो आइडियल या जो भी नॉर्म्स तय किए गए हैं, प्रतिमान तय किए गए हैं, उनके अनुरूप वो व्यवहार करता है। अगर हम समाज के बनाए गए आदर्शों के या प्रतिमानों के प्रतिकूल जाकर कोई काम करते हैं तो समाज से हमें बात सुननी पड़ती है या समाज का तिरस्कार का सामना करना पड़ता है ना। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति जितना अधिक मानसिक योग्यता अपने आप में समाहित करता है या शामिल करता है या मानसिक योग्यता वाला व्यक्ति होता है, वह अपने आप को समाज के आदर्शों के प्रतिमानों के अनुकूल अपने आप को बना पाता है। या जिन व्यक्तियों में मानसिक योग्यता का अभाव पाया जाता है वह व्यक्ति समाज के आदर्शों और प्रतिमानों के अनुकूल अपने आप को बना नहीं पाता है। ठीक है, परिणाम स्वरूप उसके व्यक्तित्व का उतना अधिक विकास नहीं होता है। उनकी तुलना में अल्प मानसिक योग्यता वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास कम होता है। मतलब ज़्यादा मानसिक योग्यता वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व कम मानसिक योग्यता वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व से अधिक अच्छा होता है। इसका सीधी सी बात या निचोड़ यही है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो है चौथा, भौतिक वातावरण का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट। भौतिक या प्राकृतिक या आसपास का वातावरण व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। हम जिस वातावरण में रहते हैं, हम जिस प्राकृतिक वातावरण में कहते हैं और हमारे आसपास का वातावरण, वे सारे चीज़ें भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। अलग अलग देश, प्रदेश या क्षेत्र के निवासियों के व्यक्तित्व पर अलग अलग तरह की छाप दिखाई पड़ता है। ठंडे प्रदेशों के लोग लंबे चौड़े, हृष्ट पुष्ट, शक्तिशाली व गोरे होते हैं। हम कश्मीर के लोगों को देख सकते हैं। वे, कश्मीर ठंडा प्रदेश है, वहाँ के लोग किस प्रकार से होते हैं? वे लोग काफ़ी लंबे चौड़े होते हैं, हृष्ट पुरुष होते हैं, शक्तिशाली होते हैं और काफ़ी गोरे होते हैं। देखेंगे है ना हम लोग, वह कठिन मेहनत करने वाले होते हैं। वे लोग आलसी नहीं होते हैं, है ना, काफ़ी मेहनत से वे लोग काम करते हैं। वहीं गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोग आलसी होते हैं,
ठिगने कद वाले, कमज़ोर व सांवले होते हैं, है ना। कि धूप में रहने वाले लोग क्या होते हैं, सांवले, क्योंकि सूरज की रोशनी का सीधा प्रभाव पड़ता है, तो इसलिए उसका स्किन जो है वो थोड़ा सांवला हो जाता है। वे लोग आलसी भी होते हैं, गर्म प्रदेश में रहने वाले लोग जो होते हैं वे आलसी होते हैं, कहते हैं लेजी होते हैं। और ठिगने कद वाले होते हैं, मतलब वे काफ़ी लंबे चौड़े नहीं होते हैं, उनकी हाइट जो है वो कम होती है, और कमज़ोर भी होते हैं, है ना। शारीरिक रूप से वो शक्तिशाली या बलशाली नहीं होते हैं, बल्कि काफ़ी वीक होते हैं। वे मेहनत से जी चुराने वाले होते हैं। आलसी होते हैं तो जाहिर सी बात है वे क्या करेंगे, मेहनत से जी चुराएंगे। व्यक्ति की आदतों, शारीरिक बनावटों, जीवन यापन के तौर तरीकों के अलावे उनके स्वास्थ्य पर भी भौतिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर सीधा सीधा कहा गया है कि भौतिक वातावरण जो है उनका खास तौर से हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है ना। आगे हम लोग देखेंगे, थोर्प एवं शमलर ने भी कहा है कि यद्यपि भौतिक वातावरण का व्यक्तित्व पर पड़ने वाले प्रभावों को अन्य की तुलना में कम आंका गया है ना। मतलब कि ऊपर जितने भी प्रभाव बताए गए हैं, जैसे कि वंशानुक्रम का प्रभाव, शारीरिक संरचना का प्रभाव, मानसिक योग्यता का प्रभाव, तो इन चारों प्रभावों की तुलना में ये प्रभाव जो है वो कम आंका गया है। किंतु यह सिद्ध किया गया है, बट ये किया गया है, मतलब प्रूव किया गया है, ये प्रभाव आधारहीन नहीं है। मतलब कि भौतिक वातावरण का प्रभाव भी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पड़ता है, अर्थात भौतिक वातावरण का प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व पर अन्य प्रभाव की अपेक्षा कम मगर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, समझ गए हम। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सामाजिक वातावरण का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल इन्वायरमेंट। ओके, व्यक्ति के व्यक्तित्व पर सामाजिक वातावरण का भी व्यापक प्रभाव पड़ता है ना। सोशल इन्वायरमेंट का व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। बालक जन्म के समय अबोध होता है ना। जैसा जन्म होता है तो कौन बच्चा जन्म के समय से ही चलना फिरना बोलना सब शुरू कर देता है। हर बच्चा क्या होता है, अबोध होता है। उसे ना बोलना आता है, ना कपड़ा पहनना आता है, ना वह किसी प्रकार का व्यवहार करना ही जानता है। पर सामाजिक वातावरण के संपर्क में रहकर उसमें धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है। उसे अपनी भाषा, रहन सहन के ढंग, खाने पीने की विधि, दूसरों के साथ व्यवहार करने के प्रतिमान, धार्मिक व नैतिक विचार आदि अनेक बातें समाज में ही सीखनी पड़ती है। इस प्रकार समाज उनके व्यक्तित्व का निर्धारण करता है। गैरेट ने भी ये कहा है कि जन्म के समय से ही बालक का व्यक्तित्व उस समाज द्वारा जिसमें वह रहता है प्रभावित होता है। मतलब यह कहा गया है कि सामाजिक वातावरण का प्रभाव बालक पर स्पष्ट रूप से पड़ता है। बालक अगर हम जिस भाषा को हम बोलते हैं, हम उस भाषा को समाज में रहते रहते सीख जाते हैं। हमारी रहन सहन का ढंग कैसा होता है, हमारे खाने पीने का ढंग कैसा होता है, दूसरों के साथ हम किस प्रकार से मिलते हैं, है ना। हमारा धार्मिक और नैतिक विचार क्या है। अगर मान लो हमारा परिवार जैसा है, हम अगर धार्मिक हैं तो बच्चा भी धार्मिक होगा। अगर परिवार अधार्मिक है या नास्तिक है तो बच्चा भी क्या होगा, नास्तिक होगा। इसीलिए गैरेट ने भी कहा है कि जन्म के समय से ही बालक का व्यक्तित्व उस समाज द्वारा जिसमें वह रहता है प्रभावित होता है। न सिर्फ परिवार का बल्कि पूरे आस पड़ोस का, पूरे सामाजिक वातावरण का। अगर बच्चा अच्छे सामाजिक वातावरण में रहता है तो बच्चे एक का व्यक्तित्व पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। अगर बच्चा खराब सामाजिक वातावरण में रहता है तो व्यक्तित्व पर खराब प्रभाव पड़ता है। हम देख सकते हैं कि जो स्लम एरिया में रहने वाले बच्चे होते हैं वे भी अल्टीमेटली क्या होते हैं, उसी प्रकार का जीवन यापन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर पॉश इलाके में रहने वाला बच्चा जो है उनका बिहेवियर जो है क्योंकि अच्छा हो जाता है, क्योंकि सामाजिक वातावरण का प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर स्पष्ट रूप से पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वह है सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चरल इन्वायरमेंट। समाज व्यक्तित्व का निर्माण करता है। संस्कृति उनके स्वरूप को निश्चित करती है। प्रत्येक समाज की अपनी संस्कृति होती है और प्रत्येक संस्कृति की अपनी मान्यताएं, रीति रिवाज, रहन सहन एवं धर्म कर्म आदि होते हैं। इसमें कहा गया है कि संस्कृति का मतलब सांस्कृतिक वातावरण का भी बच्चे पर या व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। अगर अच्छे सांस्कृतिक वातावरण में बच्चा रहता है तो अपने समाज की संस्कृतियों को वह अच्छे तरीके से अपनाता है। अपनी संस्कृति को, अपने रीति रिवाज को, अपने रहन सहन के ढंग को, अपने धार्मिक कर्म को भी वो क्या करता है, अच्छी तरह से निभाता है या उनको फॉलो करने की कोशिश करता है। लेकिन व्यक्ति जिस धर्म या जिस संस्कृति में जन्म लेता है उसमें उसका लालन पालन होता है, उसी के अनुरूप उनके व्यक्तित्व का स्पष्ट
स्वरूप निश्चित होता है। इस प्रकार उनके व्यक्तित्व पर उनकी संस्कृति का अमिट छाप होता है। अगर मान लो बच्चे को अच्छे संस्कार दिए जाते हैं तो हम कहते हैं ना काफ़ी कल्चर्ड है, मतलब अपनी संस्कृति को, अपने भाषा को, अपने रहन सहन को, अपने तौर तरीकों को, अपने विधि को, अपनी मान्यताओं को वह पूरा फॉलो करता है ना, और उसी के अनुरूप अपने सामाजिक जीवन में व्यवहार करता है। लेकिन अगर अच्छा सांस्कृतिक वातावरण बच्चे को नहीं मिल पाएगा तो बच्चे का सांस्कृतिक विकास अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा, तो उनका व्यक्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, है ना। लैंगफील्ड एवं बिल्ट ये भी मनोवैज्ञानिक है और इन्होंने यह स्पष्ट किया है कि बालक के लालन पालन में संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। अगर मान लो बालक को अच्छी संस्कृति में लालन पालन किया जाता है तो बालक क्या होता है, अच्छा संस्कृति वाला होता है। अगर उसको अच्छे लालन पालन अच्छी संस्कृति में नहीं किया जाता है तो बच्चे का संस्कृति भी वैसे ही होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे परिवार का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली। व्यक्तित्व के निर्माण का कार्य परिवार में एवं परिवार से शुरू होता है। हम जानते हैं कि बच्चा जन्म लेता है तो कहाँ होता है, परिवार में, और परिवार से ही शुरू होता है। यदि बालक को परिवार में प्रेम, सुरक्षा, स्वतंत्रता का वातावरण मिलता है तो उसमें साहस, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता जैसे गुणों का विकास होता है ना, मतलब कि पॉजिटिव क्वालिटीज़ का उसमें क्या होता है, डेवलपमेंट होता है ना। इसके विपरीत यदि बालक के प्रति कठोरता का व्यवहार किया जाता है परिवार में, छोटी छोटी बातों पर उन्हें रोका टोका जाता है या डांटा जाता है, फटकारा जाता है, तो वह कायर एवं कठोर एवं असत्यवादी बन जाता है। अगर बच्चे को हर चीज़ में ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये करो, वो करो, या अगर अच्छा भी कर रहा है तो उसको डांट मिल रहा है तो वह क्या बन जाता है, किसी भी चीज़ को करने से डरने वाला, मतलब कायर हो जाएगा, ठीक है, और कठोर हो जाएगा, मतलब रूड नेचर वाला हो जाएगा, और असत्यवादी। अगर कुछ कर भी रहा है, अगर कुछ पूछ दे रहा है कि क्या कर रहे हो, तो झूठ बोलेगा कि नहीं हम ये नहीं कर रहे हैं, असत्यवादी, झूठ बोलने वाला बन जाएगा। तो परिवार की उत्तम या निम्न आर्थिक या सामाजिक स्थिति का भी बालक के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। इसका अर्थ है कि उनकी स्थिति कैसी है, मतलब कि आर्थिक स्थिति कैसी है। अगर मान लो उसके पास सारे फैसिलिटीज़ है, मतलब उसको आर्थिक रूप से कोई तंगी नहीं है, उसकी स्थिति अच्छी है, उनकी हर ज़रूरतें पूरी हो जा रही है, तो बालक के व्यक्तित्व पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। वहीं पर अगर निम्न आर्थिक स्थिति का या सामाजिक स्थिति का भी, अगर बच्चे के पास खाने की कमी है या उनकी कोई आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही है, तो व्यक्तित्व उनका अच्छा नहीं होगा। वो खिन्न रहेगा, वो चिड़चिड़ा रहेगा, या वो हमेशा नकारात्मक सोचने वाला व्यक्ति रहेगा, या अपने आप को, बहुत बार देखा जाता है कि अपने आप को हानि पहुंचाने वाला होता है, अपना नस काट लेगा, हैंग कर जाएगा, इस तरह से, है ना। तो अगर मान लो सामाजिक स्थिति का भी यहाँ पर अच्छा प्रभाव वो पड़ता है। अगर मान लो समाज में किसी परिवार का स्थिति अच्छी है, समाज में उसको काफ़ी रिस्पेक्ट मिलता है, मान सम्मान मिलता है, तो उस बालक का भी व्यक्तित्व समाज में अच्छा बनेगा, या उस सामाजिक स्थिति का भी प्रभाव बच्चे पर अच्छा पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो निम्न सामाजिक स्थिति है तो उसका प्रभाव भी बालक के व्यक्तित्व पर पड़ेगा, जो कि नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। थोर्प एवं समलर ने लिखा है, थोर्प और समलर जो है वो क्या है, मनोवैज्ञानिक है, वे लिखे हैं, वे कहते हैं कि परिवार बालक को ऐसे अनुभव प्रदान करता है जो उनके व्यक्तित्व के विकास की दिशा में बहुत अधिक सीमा तक निश्चित करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, परिवार एक दिशा प्रदान करते हैं और दशा प्रदान करते हैं जो कि उनके व्यक्तित्व के विकास में बहुत सीमा तक निश्चित करते हैं। अगर अच्छा परिवार मिलता है तो बच्चे का व्यक्तित्व अच्छा होता है, अगर खराब परिवार मिलता है तो बच्चे का व्यक्तित्व नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, विद्यालय का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ स्कूल। व्यक्तित्व के विकास पर विद्यालय की सब बातों जैसे पाठ्यक्रम, अनुशासन, शिक्षक छात्र संबंध, खेलकूद, पाठ्येतर सहगामी क्रियाओं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आदि का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। मनोवैज्ञानिकों की भी यह अटल धारणा है कि औपचारिक पाठ्यक्रम, कठोर अनुशासन, शिक्षक एवं छात्र के बीच पारस्परिक वैमनस्यपूर्ण संबंध, छात्र छात्र कटु संबंध आदि बालक के व्यक्तित्व को निश्चित रूप से कुंठित और विकृत कर देते हैं। वहीं विद्यालय का सकारात्मक एवं सहयोगपूर्ण वातावरण बालक के व्यक्तित्व पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये आप भी महसूस करते होंगे
शुरू से ही अगर मान लो विद्यालय में सब कुछ सही तरीके से हो रहा है, पाठ्यक्रम सही तरीके से फॉलो किया जा रहा है, अनुशासित है विद्यालय, शिक्षक अनुशासित हैं, छात्र अनुशासित है, और छात्र और शिक्षक के बीच में भी अच्छा संबंध है, और छात्र छात्र के बीच में भी अच्छा संबंध है, वहाँ पर सारे एक्टिविटीज़ जो है अच्छी तरह से कराया जाता है, खेल कूद कराया जाता है, तो इसका प्रभाव जो है बच्चे के व्यक्तित्व पर सकारात्मक रूप से अच्छा पड़ता है। वहीं पर अगर जस्ट उल्टा होता है ना, कि पाठ्यक्रम जो है औपचारिक है, मतलब जो रटा रटाया पाठ्यक्रम है जिसमें कुछ नया सीखने को नहीं है, कठोर अनुशासन में रखा जाता है, विद्यालय क्या है बहुत अनुशासित है, शिक्षक और छात्र के बीच में भी बहुत खराब संबंध है, दुश्मनीपूर्ण, शिक्षक को छात्र क्या करेंगे, धमकी देंगे कि मैं तुम्हें देख लूँगा, या छात्र को शिक्षक मतलब हरास करेंगे, उसको टॉर्चर करेंगे कि देखता हूँ मैं तुम्हें पास होने नहीं दूंगा, तुम किस तरह से पास हो जाओगे, इस तरह से, है ना। तो अगर मान लो, और छात्र छात्र के बीच में भी बहुत बार बहुत कटु संबंध होते हैं, ग्रुप होता है और ग्रुप के बीच में सीनियर और जूनियर के बीच में लड़ाई होता है, या एक ही कक्षा के 2 ग्रुप के बीच में लड़ाई होता है, तो उनका बहुत खराब असर जो है बच्चे पर पड़ता है। तो ऐसे बच्चे जो है कुंठित और विकृत हो जाते हैं, अर्थात उनका व्यक्तित्व पर अच्छा असर नहीं पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि विद्यालय का सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों तरह के व्यवहार का बच्चे पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। अर्थात सकारात्मक माहौल अगर बच्चे को विद्यालय में मिलता है तो बच्चे सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, उनका व्यक्तित्व सकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। अगर विद्यालय का वातावरण जो है नकारात्मक है तो बच्चे पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, उनका व्यक्तित्व भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। ठीक है। क्रो एवं क्रो के शब्दों में, क्रो और क्रो जो है वे विद्वान है, वे कहते हैं कि बालक के विकसित होने वाले व्यक्तित्व पर विद्यालय के अनुभवों का प्रभाव निश्चित रूप से अधिक पड़ता है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि विद्यालय में बच्चे जो है वो 6 से 8 घंटा तक समय व्यतीत करते हैं, और क्योंकि दिन में तो उठ के सबसे पहले वे लोग स्कूल जाने की तैयारी ही करते हैं, विद्यालय से आने के बाद ही वो लोग कभी खेलने जाते हैं, कभी ट्यूशन जाते हैं, उनके पास उतना ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है, और रात में भी तो बच्चे आराम करते हैं, है ना। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम जो है, मतलब कि चाहे वो 8 बजे से लेके 3 बजे तक हो, चाहे वो 9 बजे से लेके 4 बजे तक हो, या 10 बजे से लेके 4 बजे तक हो, तो ये बहुत महत्वपूर्ण दिन का समय जो है वो बच्चे क्या करते हैं, विद्यालय में व्यतीत करते हैं, विद्यालय में समय बिताते हैं, और इसलिए विद्यालय के अनुभवों का प्रभाव जो है निश्चित रूप से बालक पर पड़ता है। अगर मान लो बालक को अच्छा माहौल मिलता है विद्यालय में तो उनका व्यक्तित्व भी अच्छा होगा, अगर ख़राब माहौल मिलेगा तो बालक का व्यक्तित्व भी खराब होगा। ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कुछ कुछ अन्य कारक भी हैं, अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनालिटी। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों में से निम्न प्रमुख हैं। पहला, बालक का पीयर ग्रुप, है ना। पीयर ग्रुप मतलब कि बालक का सह समूह, जिस समूह में बालक रहता है, अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ ही क्या करता है, कोई भी बालक रहता है। अगर मान लो बालक 5 साल का है तो उसका ग्रुप में भी 5 साल के ही बच्चे होंगे। अगर मान लो बच्चा 15 साल का है तो उनका जो ग्रुप होगा वो पीयर ग्रुप कहलाएगा। ऐसा तो नहीं ना है कि 15 साल का बच्चा जो है वो 5 साल का बच्चा के साथ में दोस्ती करेगा, और 7 साल का बच्चा जो है 20 साल के बच्चे के साथ दोस्ती करेगा, नहीं। पीयर ग्रुप मतलब कि सह समूह, मतलब कि अपने सेम एज ग्रुप का समूह। तो बालक पर पीयर ग्रुप का भी प्रभाव पड़ता है। अगर पीयर ग्रुप अच्छा है तो बालक पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इसका अर्थ है कि उनके व्यक्तित्व का सकारात्मक रूप से विकास होगा। अगर बालक का पीयर ग्रुप खराब है, नकारात्मक पीयर ग्रुप है, तो बालक पर भी नकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ेगा, उनके व्यक्तित्व का नकारात्मक रूप से विकास होगा, है ना। तो कहते हैं ना कि संगति का असर पड़ता है ना। तो संगति का असर पड़ता है, तो यही बात पीयर ग्रुप के साथ में लागू होती है। अच्छी संगति के साथ अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण होता है, खराब संगति के साथ खराब व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ठीक है। दूसरा जो है वह है बालक के शारीरिक एवं मानसिक दोष। अगर बालक का किसी न किसी तरह का शारीरिक दोष है, जैसा कि शारीरिक रूप से कोई डिफेक्ट है, जैसे कि उसका कोई हाथ कट गया है, उंगलियां कट गई है, पैर किसी दुर्घटना में कट गया हो, या दोनों
पैर नहीं है, व्हील चेयर में चलता हो या लंगड़ा के चलता हो, या आँख में किसी तरह का कोई परेशानी है या सुन नहीं पाता है, तो ये शारीरिक दोष के अंतर्गत आएंगे। और मानसिक दोष मतलब बच्चे किसी चीज़ को समझ नहीं पाएंगे, या उनके तर्क शक्ति का अभाव रहेगा, कल्पना शक्ति का अभाव रहेगा, या इसी तरह से सोचने समझने की क्षमता जो है उसमें कम होगी। तो इस तरह के जो भी दोष होंगे तो इनका प्रभाव भी बच्चे के व्यक्तित्व पर पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो तीसरा जो है, माता पिता की मृत्यु के कारण प्रेम का अभाव। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि माता पिता की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है और बच्चे जो है उनको प्रेम का अभाव हो जाता है, उनको लव अफेक्शन नहीं मिलता है, किसी दूसरे रिश्तेदार के यहाँ पलते हैं, या अपना ही घर में भाई बहन के साथ में उनका परवरिश होता है। तो जो प्रेम माता पिता के साथ बच्चे को प्राप्त होती है वो प्रेम का उनमें अभाव होता है, और ऐसे बच्चे जो हैं वो थोड़ा अलग तरीके से के माहौल में रहते हैं और उनका व्यक्तित्व भी उसी तरीके से अलग तरीके से हो जाता है। वे आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे या आपस में बैर रखेंगे, आपस में दुश्मनी रखेंगे, ऐसा। और अक्सर ये भी देखा जाता है कि अगर माता पिता का इकलौती संतान हो तो उनके व्यक्तित्व पर भी प्रभाव पड़ता है। मतलब अगर इकलौती संतान हो और उनको अच्छी तरह से परवरिश किया गया हो तो उनका सकारात्मक प्रभाव व्यक्तित्व पर देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मान लो माता पिता के इकलौती संतान हो और उनको किसी चीज़ की कमी नहीं हो और माता पिता बच्चे को बहुत ही लाड प्यार से या उनकी हर इच्छा को पूरा किए हों, तो वो हमेशा ऐसे ही अपने आप को मानेगा। मतलब उसको हर जगह स्पेशल ट्रीटमेंट चाहेगा। अगर वो चीज़ उनको नहीं मिलता है तो वो बहुत जल्दी गुस्सैल स्वभाव वाले हो जाते हैं, चिड़चिड़ा स्वभाव वाले हो जाते हैं, लड़ाकू स्वभाव वाले बन जाते हैं। तो ऐसे कई कारक हैं जो व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास को अनेक कारक जो है वो प्रभावित करते हैं। अब हम देखेंगे व्यक्तित्व के प्रकार, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। व्यक्तित्व के कई प्रकार होते हैं। विद्वानों द्वारा व्यक्तित्व का वर्गीकरण अनेक प्रकार से किया गया है। इनमें से 3 वर्गीकरणों को मुख्यतः स्वीकार किया गया है। विद्वान तो ऐसे कई वर्गीकरण किए हैं लेकिन उनमें से 3 वर्गीकरण को स्वीकार किया गया है। पहला जो है वो शरीर रचना प्रकार, कॉन्स्टिट्यूशन टाइप। दूसरा जो है समाजशास्त्रीय प्रकार, सोशियोलॉजिकल टाइप। और तीसरा जो है वो है मनोवैज्ञानिक प्रकार, साइकोलॉजिकल टाइप। पहला हम लोग शुरू करेंगे शरीर रचना प्रकार, कॉन्स्टिट्यूशन टाइप्स। जर्मनी विद्वान क्रेमचर ने अपनी पुस्तक फिजिक एंड कैरेक्टर में शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। अब शरीर रचना का भी क्या है, 3 प्रकार है, क्रेमचर ने बताया है किसमें, अपनी पुस्तक फिजिक एंड कैरेक्टर में। ठीक है। पहला जो है वो हम लोग देखेंगे शक्तिहीन प्रकार, एस्थेनिक टाइप। इस प्रकार का व्यक्ति दुबला पतला और छोटे कंधों वाला होता है। उनकी भुजाएं पतली और सीना छोटा होता है। उनके मुख की बनावट कोन सी होती है। वह दूसरों की आलोचना करना पसंद करता है पर दूसरों से अपनी आलोचना सुनना पसंद नहीं करता है। तो इस प्रकार का व्यक्ति को हम लोग शक्तिहीन प्रकार के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे जो है खिलाड़ी प्रकार, एथलेटिक टाइप। इस प्रकार के व्यक्ति का शारीरिक प्रकार, एथलेटिक टाइप। इस प्रकार के व्यक्ति का शरीर हृष्ट-पुष्ट और स्वस्थ होता है। उनका सीना चौड़ा और उभरा हुआ, कंधे चौड़े, भुजाएं मजबूत, मांसपेशियां पुष्ट, चेहरा देखने में सुंदर होता है। वह दूसरे व्यक्तियों से सामंजस्य करना चाहता है। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो खिलाड़ी टाइप का व्यक्ति होते हैं वो जो काफ़ी जिसका फिजिक बहुत अच्छा रहता है, तो इस प्रकार के व्यक्ति को हम लोग इसमें शामिल करते हैं, खिलाड़ी टाइप के जो व्यक्ति होते हैं उनको। और वो क्या करता है, दूसरों के साथ में एडजस्ट करना चाहता है वो व्यक्ति। ठीक है। अब तीसरा हम लोग देखेंगे वो है नाटा प्रकार, पैनिक टाइप। इस प्रकार के व्यक्ति का शरीर मोटा, गोल और थुलथुल होता है। चूँकि काफ़ी वो मोटा होता है, गोल होता है और थुलथुल होता है, तो उनका सीना नीचा और चौड़ा होता है और पेट आगे की ओर निकला हुआ रहता है और चेहरा भी क्या होता है, गोल होता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो आराम पसंद और लोकप्रिय होते हैं। आराम पसंद होते हैं लेकिन काफ़ी फेमस होते हैं, लोकप्रिय होते हैं। ठीक है। ये पहला प्रकार के अंतर्गत 3 प्रकार होते हैं। ठीक है। शरीर रचना प्रकार में 3 प्रकार
अब हम दूसरा देखेंगे जो है समाजशास्त्री प्रकार, सोशोलॉजिकल टाइप। प्रसिद्ध समाजशास्त्री स्प्रेंगलर ने अपनी पुस्तक टाइप ऑफ मैन में व्यक्ति के सामाजिक कार्यों और स्थिति के आधार पर व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए हैं। स्प्रेंगलर क्या किए हैं, अपनी पुस्तक जिन्होंने लिखा है टाइप्स ऑफ मैन में सामाजिक कार्य मतलब सोशल वर्क के आधार पर और उसकी पोजीशन के आधार पर, स्टेटस के आधार पर व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए हैं। उनमें पहला है सैद्धांतिक प्रकार, थ्योरिस्टिकल टाइप। इस प्रकार का व्यक्ति व्यवहार की अपेक्षा सिद्धांत पर अधिक बल देता है ना। व्यवहार के अपेक्षा जो सिद्धांत होते हैं, जो थ्योरी होते हैं, उस पर अधिक बल देते हैं और ये सत्य के पुजारी होते हैं, है ना। मतलब कह दिया तो कह दिया, प्राण जाए पर वचन ना जाए, इस प्रकार सत्य के पुजारी होते हैं। और दार्शनिक व्यक्ति भी इसी प्रकार के व्यक्ति होते हैं। जो दार्शनिक व्यक्ति लोग होते हैं, फिलोसोफर होते हैं, वे इसी तरह का व्यक्ति होते हैं, मतलब सैद्धांतिक व्यक्ति होते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दूसरा जो है वह है आर्थिक प्रकार, इकोनॉमिक टाइप। इस प्रकार का व्यक्ति जीवन की सब बातों का आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन करता है। मतलब उसमें किस में हानि होने वाली है, किस में लाभ होने वाला है, किस में पैसा आएगा, किस में पैसा जाएगा। मतलब हर चीज़ का मूल्यांकन क्या करता है, पैसे के आधार पर करता है या आर्थिक दृष्टि से करता है। वह हर काम लाभ हानि के आधार पर करता है। वह पूर्ण रूप से व्यवहारिक होता है और धन को सबसे अधिक महत्व देता है। मतलब कि वो नाते रिश्तेदार, प्यार मोहब्बत और ये सारी चीज़ों से ऊपर उठ के वो धन को क्या करता है, सबसे अधिक महत्व देता है। और व्यापारी लोग जो है इसी प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, है ना, कि उनका किस में लाभ होता है वही लोग करना पसंद करते हैं। वो घाटे का सौदा करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो है वह है सामाजिक प्रकार, सोशल टाइप। इस प्रकार के व्यक्ति समाज में सबसे घुल मिल कर रहना पसंद करते हैं। वे दयालु व सहानुभूति में विश्वास करते हैं। उसमें सत्य व मानवता में अगाध श्रद्धा होती है। वह समाज के कल्याण के लिए बहुत कुछ करना चाहता है। मतलब कहते हैं ना, वो काफ़ी सोशल है, मतलब कि वो समाज के साथ, समाज के लिए और समाज का होता है। मतलब कभी भी उसको समाज में कोई ज़रूरत है, समाज के लोगों को उनकी ज़रूरत है, तो वो अपने आप को हमेशा उस काम के लिए तत्पर रखेगा, हमेशा आगे रहेगा, है ना। लेकिन असामाजिक व्यक्ति जो होता है वो हमेशा अपने आप को पीछे रखता है। वो सामाजिक कार्यों से दूरी बनाकर रखता है, समाज में उनका कोई खास योगदान नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वह है राजनीतिक प्रकार, पॉलिटिकल टाइप। इस प्रकार के व्यक्ति सत्ता, प्रभुत्व और नियंत्रण में विश्वास करते हैं। मतलब कि अथॉरिटी, सुप्रीमेसी एंड कंट्रोल में विश्वास करते हैं। और वह सत्ता, प्रभुत्व व नियंत्रण के ध्येय को ध्यान में रखकर ही कार्य करता है। मतलब कि कहाँ उनको सत्ता प्राप्त होगी, कहाँ उनका नाम होगा, कहाँ लोगों के बीच में अपना प्रभाव जमा पाएंगे, तो उनको वो खास रूप से ध्यान देते हैं और वैसे कार्यों में वो अपने आप को संलग्न करते हैं। ठीक है, तो राजनीतिक प्रकार के व्यक्ति इस तरह के होते हैं। नेक्स्ट जो है वह है धार्मिक प्रकार, रिलीजियस टाइप। इस प्रकार के व्यक्ति ईश्वर से डरने वाला और आध्यात्मिकता में आस्था रखने वाला होता है। उसका जीवन सादा व सरल होता है ना। जाहिर सी बात है, जो ईश्वर से डरने वाला व्यक्ति है वो किसी प्रकार का गलत काम नहीं करेगा, सबसे ऊपर जो है ईश्वर को रखेगा और वो पूरी तरह से आध्यात्मिक आस्था रखेगा। अगर कुछ गलत कर दिया तो उसके लिए वो ईश्वर से क्षमा मांगेगा, ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलेगा और उसी के अनुसार उनका जीवन सादा और सरल भी होगा। ठीक है, खत्म हो गया वो। अब हम लोग देखेंगे मनोवैज्ञानिक प्रकार जो है वो तीसरा प्रकार जो है मनोवैज्ञानिक प्रकार है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने मनोवैज्ञानिक लक्षणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। इसमें जूंग का वर्गीकरण सबसे अधिक मान्य है। जूंग जो है वो मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने क्या किया है, वो मनोवैज्ञानिक लक्षणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। और उसने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिकल टाइप में व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए हैं, जिनमें पहला है अंतर्मुखी व्यक्तित्व और दूसरा जो है वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व। अब हम एक एक करके देखेंगे कि ये क्या है। ठीक है, पहला है अंतर्मुखी व्यक्तित्व या इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी। ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व के लक्षण, स्वभाव, आदतें, अभिवृत्तियाँ और अन्य चालक बाह्य रूप से स्पष्ट नहीं होते हैं, है ना। हम लोग देख रहे हैं इंट्रोवर्ट या अंतर्मुखी, तो उनकी जो भी लक्षण होते हैं या स्वभाव होते हैं या आदत जो होती है, अभिवृत्तियाँ जो होती है या जो भी उसमें मोटर एक्टिविटीज़ होता है, कैसे कर पाता है, हम लोग नहीं देख पाते हैं, बाह्य रूप से स्पष्ट नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति के गुणों का विकास बाह्य रूप में ना होकर आंतरिक रूप में होता है। वो बहुत सब कुछ जानते हैं या लेकिन वो
वो अपने आप को शो नहीं करते हैं, वो दिखाते नहीं हैं कि हम ये चीज़ें जानते हैं। इसलिए इसे अंतर्मुखी व्यक्तित्व कहा जाता है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व अपने आप में ही अधिक रुचि रखते हैं। वे अपने आप को बाह्य रूप में प्रभावपूर्ण ढंग से व्यक्त करने में असफल होते हैं। वे जानते तो सब कुछ हैं, लेकिन एक्सप्रेस अपने आप को सही तरीके से समाज के सामने नहीं कर पाते हैं। उनमें आंतरिक गुणों की मात्रा बहुत अधिक होती है, उनमें इंटरनल क्वालिटीज़ जो होती है वो बहुत अधिक होती है। ऐसे व्यक्ति के मानसिक शक्ति का विशेष रूप से विकास हुए रहता है, मतलब कि वो लोग मेंटल पावर जो होते हैं या मेंटल क्वालिटीज़ जो होते हैं, एबिलिटीज़ जो होती है वो विशेष रूप से विकसित होते हैं, परंतु संकोची स्वभाव के कारण अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। ठीक है, वे आवश्यकता से अधिक शर्मीले और झेपने वाले होते हैं। मतलब वो जान रहा है, लेकिन समाज के सामने, सबके सामने वो उसको प्रकट नहीं कर पाएगा, वो शर्मा जाएगा, वो झेप जाएगा। उनमें अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया सदैव गतिशील अवस्था में विद्यमान रहता है, मतलब कि कुछ ना कुछ दिमागी रूप से वो चलते रहता है, मतलब इंटरनल प्रोसेस जो है उनका चलते रहता है, लेकिन एक्सप्रेस वो अपने आप को नहीं कर पाते। वे कल्पना के संसार में विचरण करते हैं और कभी कभी आदर्शवादी भी बन जाते हैं। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले मनुष्य दार्शनिक और विचारक होते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अंतर्मुखी व्यक्ति जो होता है वो क्या होता है, दार्शनिक और विचारक होते हैं, क्योंकि वे अपनी बातों को प्रकट नहीं करते हैं, बल्कि वे अपने विचारों को लिख करके, है ना, वो बताते हैं, या उसका एक अलग थॉट प्रोसेस चलता है और वे लोग फिलोसोफर बन जाते हैं। वे लोग बहुत गहन मनन चिंतन करके किसी भी विषय पर अपना दृष्टिकोण रखते हैं जो कि काबिले तारीफ होता है। दुनिया उसको मानती है, उस चीज़ को स्वीकार करती है कि हाँ ये दार्शनिक है या इसके विचार जो है सामान्य से हटके हैं, वो विचारक हैं, मतलब किसी भी विषय पर उनका खास विचार होता है, सामान्य नहीं होता है। ठीक है, तो ये हुआ अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के गुण। अब दूसरा हम लोग देखेंगे जो है बहिर्मुखी व्यक्तित्व, एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी। ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति से विपरीत होता है। जो हम लोग उसमें देखे हैं उसके क्या है, उसके विपरीत होता है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले मनुष्य का झुकाव बाह्य तत्वों की ओर अधिक होता है। वहाँ पर हम लोग क्या देखे हैं कि आंतरिक तत्वों की ओर अधिक होता है। उनमें मानसिक शक्तियों का बहुत ज़बरदस्त सम्मेलन होता है, मतलब मिलन होता है, वो मानसिक रूप से बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। वे अपने विचारों और स्वभावों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा मानसिक शक्ति वाले नहीं होते हैं, लेकिन जितना भी वो जानते हैं उनको अच्छी तरह से सामने वाले के पास या दूसरों के पास स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकते हैं। वे संसार के भौतिक और सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि लेते हैं। जो भी अगर समाज में कुछ कार्य हो रहा है या कुछ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, समाज में कुछ कार्यक्रम किया जा रहा है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, वो खूब इंटरेस्ट लेंगे और वहाँ पर बढ़ चढ़कर अपना योगदान वहाँ पर देंगे। यद्यपि उनका भी अपना एक आंतरिक जीवन होता है, पर वे बाह्य पक्ष की ओर अधिक आकर्षित रखते हैं, है ना। वे लोग क्या करेंगे, सब चीज़ को एक्सप्रेस करने वाले होते हैं, मतलब सब चीज़ को दिखाने वाले होते हैं, लोगों के सामने रखने वाले होते हैं। वे बाह्य व सामाजिक संबंधों व सामंजस्य के प्रति सदैव सचेत रहते हैं, मतलब कि लोगों के साथ में किस प्रकार से सोशल रिलेशनशिप कायम करना है, किस तरह से सोशल एडजस्टमेंट करना है, इसके प्रति वे लोग क्या करते हैं, काफ़ी सजग रहते हैं, जागरूक रहते हैं, और उसके प्रति वे लोग काफ़ी खुले रहते हैं कि हमें लोगों के साथ रहना है, लोगों के साथ अच्छा संबंध बनाना है। ठीक है, कथनी और करनी में विश्वास करते हैं। ऐसा लोग क्या होते हैं, कथनी और करनी में विश्वास करते हैं। और ऐसे व्यक्तित्व वाले मनुष्य मुख्यतः सामाजिक, नैतिक और व्यापारिक नेता होते हैं। समाज में ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति का अधिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा होती है। जो अंतर्मुखी होते हैं उनका भी व्यक्तित्व अच्छा होता है, पर बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को समाज में अधिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा होती है, क्योंकि वे खुल के अपनी बात, चाहे वो किसी भी विषय पर जो भी अपने बेबाक राय जो है वो देते हैं, तो समाज में सब उसको आदर्श मानते हैं, उसका मान सम्मान करते हैं और उसको अधिक प्रतिष्ठा मिलती है अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की अपेक्षा अधिक। ठीक है, तो इस प्रकार आज हम लोगों ने व्यक्तित्व विषय के अर्थ एवं परिभाषा, प्रकृति व विशेषता
उनको प्रभावित करने वाले कारकों एवं व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों पर विस्तार से चर्चा की है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएंगे। अगर ये वीडियो आपके बीएड एग्ज़ाम में उपयोगी होगा तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।